नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए बच्चों, हमारा जीएस के अंतर्गत भारतीय संविधान चला हुआ था और भारतीय जो संविधान था, भारतीय संविधान में हमने जो बात की थी लास्ट, वो संसद की बात की थी। तो हमने बच्चों ये कहा था कि जो हमारी संसद है वो आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक है। ठीक है, ये बात हमारी होगी थी। और इसी के साथ बच्चों हमने बात की थी कि जो हमारी संसद है, संसद के दो सदन होंगे, इसमें एक होगा लोकसभा और एक होगा हमारा राज्यसभा। और वहीं अगर संसद के अंग की बात की जाए तो बच्चों अंग होंगे हमारे 3, जिसमें एक राष्ट्रपति है, एक लोकसभा है और एक हमारी राज्यसभा है। तो अगर बच्चों इन अंग के बारे में बात की जाए तो हमने राष्ट्रपति हम ऑलरेडी पढ़ चुके, हमने लोकसभा भी पढ़ ली और हमने राज्यसभा भी पढ़ ली। लास्ट क्लास में बच्चों हमने राज्यसभा को समाप्त कर दिया था। अब अगर बात करें, आज जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों, वो संसद की जो कार्यवाही है, जो संसद के सत्र हैं, उनसे संबंधित टॉपिक होगा। हम पढ़ेंगे कि संसद के वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं, कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं, संसद की कार्यवाही किस प्रकार से चलती है, उन सारी चीजों को हम देखेंगे बच्चों इसमें। तो यानी कि आज जो हमें पढ़ने का बच्चा है बच्चों, वो है संसद के सत्र। तो यहां पे हम लिख देंगे संसद का सत्र। संसद का सत्र, सत्र की बात करें जो बच्चों, तो इसे हम बोल देंगे सेशन। संसद का सत्र ये बोल देंगे हम, सेशन की बात करेंगे। अगर बच्चों संसद के सत्र की बात करें तो संसद के सत्र को जो बुलाने का काम करता है बच्चों, वो करता है राष्ट्रपति। संसद के सत्र को बुलाने का काम कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति करता है। अब कहोगे संसद का सत्र क्या है क्या नहीं है, ये चीजें थोड़ी समझ में नहीं आ रही, तो सिंपल भाषा में समझिए। देखिए, हमारी संसद है, तो हमारी जो संसद है ये बच्चों साल के 365 दिन काम नहीं करती। साल के 365 दिन काम नहीं करती, तो ये साल के कुछ फिक्स डे में काम करती है, कुछ निर्धारित दिन है कि इतने दिन करेगी। तो उन्हीं को हमने क्या नाम दे दिया? सत्र कह दिया, सेशन कह दिया। कि मान लो हमारी जो संसद है वो जनवरी से लेकर उसने काम करा मई तक, तो ये एक क्या होगा बच्चों? ये एक सत्र होगा, ये एक सत्र हो गया। और इन सत्रों को हम क्या दे देंगे? नाम दे देंगे। जैसे जनवरी से जो हमारा चला गया, इसे हम क्या बोल देंगे बच्चों? बजट सत्र नाम दे देंगे, क्योंकि इस दौरान जो रखा जाता है वो हमारा बजट रखा जाता है बच्चों। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। तो उसमें हमारा होगा एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल है अनुच्छेद 85। तो यहां लिखेंगे बच्चों अनुच्छेद 85। और अनुच्छेद 85 कहता है बच्चों कि संसद के सत्र को बुलाने का काम, संसद के सत्र को बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। देखिए बच्चों, बात समझिए। ये कह रहा है कि बच्चों संसद के सत्र को बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है। यानी कि जो संसद के सत्र बुलाया जाएगा बच्चों, वो बुलाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा बच्चों। साथ ही बच्चों अगला जो फैक्ट है वो कहता है कि एक वर्ष में 2 सत्रों का होना अनिवार्य है। एक वर्ष में 2 सत्रों का होना अनिवार्य है। एक वर्ष में 2 सत्रों का होना अनिवार्य है। एक वर्ष में 2 सत्रों का होना अनिवार्य है। यानी बच्चों ये कह रहा है कि साल में संसद के 2 सत्र जरूर चलने चाहिए, यानी कि साल में संसद कम से कम 2 बार काम जरूर करेगी, उसके 2 सेशन जरूर बुलाई जाएंगे। एक फैक्ट और है बच्चों, और दूसरा फैक्ट ये है बच्चों, एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच, एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
बच्चों ये कह रहा है कि एक सत्र जो हमने बुलाया और वो सत्र एंड हो गया, उसके बाद जो दूसरा सत्र बुलाया जाएगा उसके बीच, पहले सत्र और दूसरे सत्र के बीच बच्चों 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। साल में कितने सत्र चलने अनिवार्य है बच्चों? 2 सत्र चलने अनिवार्य है। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें हमारे देश में जो संसद है, अगर हम बच्चों संसद की बात करें तो हमारे देश में जनरली मोस्टली होता है कि साल में संसद के 3 सत्र चलते हैं। देखो ये तो मिनिमम है कि मिनिमम सत्र कितने चलने चाहिए? 2 चलने चाहिए भाई, मिनिमम 2 सत्र चलने चाहिए, नियम है। अधिकतम आप कितने चला लो, आप 3 चलाओ, 4 चलाओ, 5 चलाओ, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस मिनिमम 2 सत्र चलने चाहिए हर हाल में। तो हमारे देश में मोस्टली क्या है, हमारे देश में संसद के साल में 3 सत्र चलते हैं। तो आइए उसे भी लिख देते हैं, नोट डाल के लिखते हैं। सामान्यतः हमारे देश में सामान्यतः हमारे देश में संसद के 3 सत्र, सामान्यतः हमारे देश में संसद के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। बात क्लियर हुई बच्चों? मिनिमम चलने कितने चाहिए? 2। मैक्सिमम की कोई बाउंडेशन नहीं है, 3 चलाओ, 4 चलाओ, 5 चलाओ। तो जनरली जो हमारे देश में चलते हैं बच्चों, वो कितने सत्र चलते हैं? वो चलते हैं 3। तो आइए अब देख लेते हैं कि वो 3 सत्र जो चलते हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों। तो अगर बच्चों हम पहले सत्र की बात करें तो हमारा पहला सत्र होता है बच्चों साल का, जिसे हम बोलते हैं बजट सत्र। ये चलता है बच्चों बजट सत्र, और बजट सत्र चलता है बच्चों लगभग जनवरी से लेकर बच्चों मई तक। और दूसरी चीज ये है कि मैंने जो टाइम पीरियड लिखवा है आपको जनवरी से लेकर मई तक, ये फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, ये डिपेंड करता है मंत्रिपरिषद पर कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने की सलाह जो है वो कब देगी। देखो हमने यहां लिखा है संसद के सत्र को बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है बच्चों, राष्ट्रपति करता है, लेकिन बात यह है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। मंत्रिपरिषद उसे सलाह देगी कि जी अब संसद का सत्र जो है वो बुला लीजिए। हाँ, राष्ट्रपति जब खुद बुला सकता है अगर 6 महीने होने को हो और मंत्रिपरिषद सलाह ही ना दे, यानी कि जो मंत्रिपरिषद है वो सलाह ही नहीं दे रही, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति स्वयं बुला सकता है। लेकिन सामान्यतः आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही बुलाया जाता है संसद का सत्र, भले ही बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और साल में कितने सत्र बुलाए जाते हैं हमारे देश में? 3, ठीक है। मिनिमम कितने बुलाए जाने चाहिए? 2। और एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में अधिकतम कितना गैप हो सकता है? 6 महीने का गैप हो सकता है बच्चों। इतनी बात क्लियर है? अब जो मैंने टाइम लिखवाया मैंने बताया ये फिक्स नहीं है, ये मंत्रिपरिषद के ऊपर डिपेंड होगा बच्चों। इसी प्रकार बच्चों और हम बात करें मानसून सत्र, दूसरा जो सत्र होगा बच्चों वो होगा हमारा मानसून सत्र। और मानसून सत्र आयोजित किया जाता है बच्चों लगभग जुलाई से सितंबर तक। मानसून सत्र आयोजित किया जाता है बच्चों जुलाई से सितंबर तक। और इसी प्रकार बच्चों अगर हम बात करें तो तीसरा होगा हमारा शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, और शीतकालीन सत्र बुलाया जाएगा बच्चों लगभग नवंबर से दिसंबर। शीतकालीन सत्र होगा बच्चों नवंबर से दिसंबर तक। अब बच्चों अगर देखा जाए तो इसमें जो सबसे बड़ा सत्र चलता है बच्चों वो चलता है हमारा बजट सत्र। अब जो बजट सत्र है बच्चों, बजट सत्र की एक खास बात और है कि सत्र के दौरान हमारे देश का जो बजट है वो बजट पेश किया जाता है, बजट रखा जाता है, हमारे जो देश का जो बजट है वो रखा जाता है इसके दौरान। साथ ही बच्चों अगर बात करें जैसे बजट रख दिया उसके बाद कुछ टाइम का गैप होता है, कुछ टाइम का अंतराल होता है। यानी कि जैसे आज बजट 20 जनवरी को बजट रखा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20 जनवरी को बजट रखा, उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन या 15 दिन का गैप दे दिया जाएगा। तो अब
15 दिन का गैप मान लीजिए कि 5 फरवरी तक आपका, 4 फरवरी तक आपका जो है वो संसद ऑफ रहेगी और 4 फरवरी के बाद फिर बुलाई जाएगी और अब बजट पर चर्चा होगी। यानी कि जो बजट सत्र है वो कितने हिस्सों में टूट गया, 2 हिस्सों में टूट गया। इस वजह से बच्चों कुछ जो विशेषज्ञ है वो बजट सत्र को जो है वो सैंडविच सत्र भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी गया है आपका, तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित सत्रों में से किस सत्र को सैंडविच सत्र की संज्ञा दी जाती है बच्चों, तो वो कौन सा होगा हमारा, वो होगा हमारा बजट सत्र। तो आइए इस चीज को भी हम लिखते हैं, इस चीज को हम यहीं पे साइड में लिख लेंगे बच्चों, नोट डाल के। ठीक है, और नोट डाल के लिखेंगे बजट सत्र, बजट सत्र 2 भागों में बटा होता है। 2 भागों में, बजट सत्र 2 भागों में बटा होता है, बटा होता है। बजट सत्र 2 भागों में बटा होता है, जिस कारण इसे सैंडविच सत्र, जिस कारण इसे सैंडविच सत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिस कारण इसे सैंडविच सत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिस कारण इसे सैंडविच सत्र के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है, जिस कारण इसे सैंडविच सत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी बात क्लियर हुई बच्चों कि बजट सत्र 2 भागों में बटा होगा हमारा, और जब 2 भागों में बटा होगा इसी कारण से जो बजट सत्र है इसे हम सैंडविच सत्र की भी संज्ञा दे सकते हैं बच्चों। तो ये बच्चों हमारा संसद का सत्र थे, तो जो सत्र का टॉपिक था बच्चों वो हमारा समाप्त हो गया। यानी कि जो हमारी संसद है बच्चों, संसद के अंदर जो लोकसभा राज्यसभा था, ये टॉपिक बड़े बड़े टॉपिक थे, हमने एक एक क्लास में कवर अप करे। अब संसद के अंदर ही कई सारे छोटे छोटे सब टॉपिक होंगे, जैसे सत्र, तो सत्र खत्म हो गया, 10 मिनट का टॉपिक था। अब इसके बाद फिर हम इसी में पढ़ेंगे संसद की कार्रवाई, देखेंगे संसद में कार्रवाई किस प्रकार होती है, फिर हम पढ़ेंगे संसद में प्रस्ताव किस प्रकार लाए जाते हैं। तो वो सारी चीजें बच्चों में देखनी है। तो आइए अब बढ़ते हैं संसद के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है संसदीय कार्यवाही। तो आइए बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बच्चों अब से कंटिन्यू करते हैं हम। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं संसदीय कार्यवाही कि संसद में जो कार्रवाई है वो किस प्रकार से होती है। तो हमारा टॉपिक होगा बच्चों संसदीय कार्यवाही। संसदीय कार्यवाही संसदीय कार्यवाही, यानी अब हम बच्चों देखेंगे कि संसद में किस प्रकार से जो कामकाज है वो चलता है। अब हमें ये तो पता लग गया कि साल में हमारी संसद 3 बार काम करती है, मिनिमम 2 बार करना पड़ेगा, सारी चीज पता लगी। अब हम देखेंगे संसदीय कार्रवाई कि जो हमारी संसद है उसकी जो कार्रवाई है बच्चों वो किस प्रकार से चलती है। तो आइए उस चीज को हम देखते हैं। अगर बच्चों हम संसद के पहले घंटे की बात करें, जो हमारी संसद है बच्चों, जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो चलती है बच्चों वो सुबह 11 बजे चलती है, और 11 से 12 बजे जो बच्चों संसद का जो हमारा पहला घंटा होता है उस पहले घंटे को हम प्रश्न काल कहते हैं, उस पहले घंटे को बच्चों हम क्वेश्चन हावर कहते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो पहला हुआ हमारा प्रश्न काल, प्रश्न काल, और इसमें लिखेंगे 11 से 12 बजे, प्रश्न काल में लिखेंगे 11 से 12 बजे। तो इसमें लिखेंगे हम, पहला पॉइंट होगा हमारा इसमें
सदन के पहले घंटे को, सदन के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। सदन के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। सदन के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। इस दौरान सांसद मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं। इस दौरान सांसद मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं। इस दौरान सांसद मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं। देखिए बच्चों, हमारी संसद का जो पहला घंटा होगा, पहले घंटे को कहेंगे हम प्रश्नकाल, और प्रश्नकाल जो होगा वो होगा 11 से 12 बजे। प्रश्नकाल का जो टाइम होगा बच्चों वो होगा 11 से 12, और इस दौरान क्या होगा, जो हमारे एमपीज होंगे वो संबंधित विभागों के जो मंत्री होंगे उन मंत्रियों से जो सवाल है, जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, और इसी के साथ बच्चों हम बात करें जो हमारा दूसरी कैटेगरी है इसमें क्वेश्चन को मतलब जो संसद कार्रवाई की, ठीक है, उसे हम शून्यकाल कहते हैं। उसे हम शून्यकाल कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं जो दूसरा घंटा है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम शून्यकाल कहेंगे, 0 आवर कहेंगे, शून्यकाल। अगर बच्चों हम शून्यकाल की बात करें तो शून्यकाल है 12 से 1 बजे। 12 से 1 बजे, 12 से 1 बजे का जो घंटा होता है बच्चों उसे हम शून्यकाल कहते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे सदन के दूसरे घंटे को, सदन के दूसरे घंटे को शून्यकाल कहा जाता है। सदन के दूसरे घंटे को शून्यकाल कहा जाता है। सदन के दूसरे घंटे को शून्यकाल कहा जाता है। जो सदन का दूसरा घंटा है बच्चों, इस दूसरे घंटे को हम शून्यकाल कहेंगे। और इस शून्यकाल में भी ये होगा कि जो सांसद है वो संबंधित मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं। सांसद जो है बच्चों वो संबंधित मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं बच्चों। और अगर आप कहोगे कि प्रश्नकाल में भी सवाल पूछे, शून्यकाल में सवाल पूछे, फर्क क्या है? फर्क इतना है कि प्रश्नकाल के दौरान अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन को पहले से ही लिख के देना पड़ता है, पहले से लिख के देना पड़ेगा, जबकि शून्यकाल में जो क्वेश्चन है वो तुरंत के तुरंत पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों, जब हमने एक टॉपिक पढ़ा था भारतीय संविधान के स्रोत, तो हमने वहां पे बात की थी कि जो हमारा संसद का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा संसद का कॉन्सेप्ट है, तो संसद का जो कॉन्सेप्ट लिया था बच्चों वो हमने कहां से लिया था? ब्रिटेन से लिया था। तो ब्रिटेन की जो संसद है वहां पर भी जो पहला घंटा है उसका नाम प्रश्नकाल है, 11 से 12 जो वहां पर उनका टाइम है। लेकिन अगर दूसरे घंटे की बात करें वहां पे प्रॉपर दूसरे घंटे का कोई नाम नहीं था, दूसरे घंटे का कोई नाम नहीं था। अब जो ये शून्यकाल शब्द है बच्चों, ये शून्यकाल शब्द बच्चों भारत की देन है। शून्यकाल शब्द जो है बच्चों ये भारत की देन है। भारत की जो मीडिया है, भारत की जो प्रेस है, उसके द्वारा जो है बच्चों ये जो शून्यकाल वर्ड है ये दिया गया। तो मैं यहां पे नोट डालता हूं, और नोट डाल के हम लिखेंगे शून्यकाल शब्द, शून्यकाल शब्द भारत की देन है। शून्यकाल शब्द भारत की देन है। शून्यकाल शब्द भारत की देन है। तो ये कि बच्चों जो शून्यकाल वर्ड है, जो यहाँ पे 12 से 1 बजे का जो टाइम है, इसमें जो शून्यकाल वर्ड दिया गया ये भारत की मीडिया के द्वारा दिया गया, और उसके बाद धीरे धीरे ये आम प्रचलन में ये जो शब्द था ये बच्चों आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो शून्यकाल जो शब्द है वो किसकी देन है बच्चों? भारत की देन है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें 11 से 12, 12 से 1, 12 से 1, अगर बच्चों हम फिर इसके बाद बात करें 1 बजे के बाद लगभग 1 से 2 बजे तक का लंच हो जाता है आपका, और लंच के बाद उसके बाद फिर प्रक्रिया चलती है, और इस प्रक्रिया का कोई ऐसा खास नाम नहीं है। उसके बाद बच्चों शाम के टाइम फिर क्वेश्चनों पर चर्चा की जाती है,
और उसे बोलते हैं बच्चों आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा, तो हम यहां हेडिंग डालकर लिखेंगे आधे घंटे की चर्चा। इसे लिखेंगे बच्चों हम आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा। और बच्चों जो आधे घंटे की चर्चा होती है ये होती है 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। ये होती है बच्चों 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। यहां पे हम लिखेंगे प्रश्नकाल में दिए गए, प्रश्नकाल में दिए गए, प्रश्नकाल में दिए गए उत्तरों से यदि सांसद संतुष्ट नहीं है, यदि सांसद संतुष्ट नहीं है, प्रश्नकाल में दिए गए उत्तरों से यदि सांसद संतुष्ट नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा के दौरान, आधे घंटे की चर्चा के दौरान जवाब दिया जाता है। जवाब दिया जाता है। आधे घंटे की चर्चा के दौरान जवाब दिया जाता है। बात क्लियर है बच्चों कि जो मंत्री है, मंत्री ने जो सांसद को जवाब दिया था प्रश्नकाल के दौरान, वहां भी सवाल जवाब होने के बाद अगर संबंधित जो सांसद है वो फिर भी संतुष्ट नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में शाम के टाइम जो आधे घंटे की चर्चा होगी, उस आधे घंटे की चर्चा के दौरान संबंधित जो सांसद है वो मंत्री से सवाल पूछ सकता है बच्चों। तो हमने पहले पढ़े संसद के सत्र, अब हमने पढ़ी संसद की कार्यवाही। और एक बात बताऊं बच्चों, संसद सुबह होगी शुरू 11 बजे, खत्म होने की कोई समय सीमा नहीं है। वो डिपेंड करेगा सदन के अध्यक्ष पे, वो शाम को 8 बजे तक चलाएगा, 12 बजे तक चलाएगा रात को, या शाम को 5 बजे तक चलाएगा। ठीक है, आप इसे नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद बच्चों हम कंटिन्यू करते हैं चीजों को आगे। तो चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं इसे। और हमारी संसद की कार्रवाई है, इसे रफ करते हैं और फिर इसी में जो हमारा अगला टॉपिक है संसद के अंतर्गत, उस टॉपिक को हम देखते हैं कि उस टॉपिक में आखिर है क्या। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं बच्चों संसदीय प्रस्ताव। जो हमारी संसद है बच्चों, उसमें कई प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं। जो हमारी संसद है बच्चों, उसमें कई प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं। उन प्रस्ताव को हम संसदीय प्रस्ताव कहते हैं। तो देखते हैं उन प्रस्ताव में क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। देखिए, हम लिखेंगे संसदीय प्रस्ताव, हमारा होगा संसदीय प्रस्ताव। अब बच्चों जो हमारी संसद है उसमें कई प्रकार के प्रस्ताव जो है बच्चों लाए जाते हैं। संसद में कई प्रकार के जो प्रस्ताव है बच्चों वो लाए जाते हैं। तो उसमें से जो प्रमुख प्रस्ताव है, हमारे 2 प्रमुख प्रस्ताव है, एक है अविश्वास प्रस्ताव और एक है विश्वास प्रस्ताव। तो उन्हीं प्रस्ताव को हमें पढ़ना है। तो पहले पढ़ेंगे हम अविश्वास प्रस्ताव। तो पहला होगा बच्चों हमारा अविश्वास प्रस्ताव। पहला होगा बच्चों हमारा अविश्वास प्रस्ताव। तो आइए समझते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव
आखिर है क्या? आइए देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव को। देखिए बच्चों, बात समझिए। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में अगर हम बात करें तो मैटर ये है कि जैसे वर्तमान अगर गवर्नमेंट की बात करें, हमारे देश में चुनाव हुए 2019 में चुनाव हुए। सरकार बनाने के लिए बच्चों हमेशा बहुमत चाहिए। कहाँ? लोकसभा में। लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है। सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों? 543 है। यानी कि लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो 543 है। अगर हमें सरकार बनाना है तो हमें चाहिए 543/2 + 1, जो भी निकल के आएगा आपका लगभग 272-73 के आसपास। इतनी सदस्य संख्या चाहिए। जिसके पास इतने MP होंगे सरकार उसी की बनेगी बच्चों। अब मान लीजिए 2019 है तो 2019 में जो बीजेपी थी, बीजेपी के पास 300+ MP थे। तो जब 300+ MP थे तो सरकार बनाने के लिए 272 ही चाहिए थे। उनके पास कितने थे? 300 से ज़्यादा थे। तो जाहिर सी बात है, ये बात तो पक्का थी कि सरकार उन्हीं की बनेगी। और इन 300 MPओं ने मिलकर ये तय करा कि हमारी तरफ से जो एक MP है वाराणसी से, इसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को बनाया जाएगा प्रधानमंत्री। अब जो नरेंद्र मोदी क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे। अब भैया 2019 में बने, अब अगला चुनाव 2024 में होगा। लेकिन पता चला कि धीरे धीरे टाइम हुआ, कुछ 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, और जो पता लगा कि इनकी जो पार्टी के जो MP थे, जो इनके MP थे साथ में, तो लगभग कम से कम 100 MP है। कुछ और MP जो है वो इनके खिलाफ है, यानी कि वो जो इनकी नीति है उन नीतियों से संतुष्ट नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा देश का जो विपक्ष है वो क्या करेगा? संसद में एक प्रस्ताव लाएगा और उस प्रस्ताव का नाम होगा अविश्वास प्रस्ताव। संसद में एक प्रस्ताव लाएंगे, उस प्रस्ताव का नाम होगा अविश्वास प्रस्ताव। और ये कहेगा कि जो वर्तमान सरकार है उसके पास बहुमत नहीं है, वो अल्पमत में है, उसके पास विश्वास मत नहीं है। और इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए बच्चों कम से कम 50 MP की सहमति चाहिए। मान लो विपक्ष ले आया, और हमेशा अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा बच्चों। अविश्वास प्रस्ताव आ गया बच्चों, हमने मान लिया कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो आ गया। अब जब अविश्वास प्रस्ताव आ गया बच्चों, तो अब उसके पक्ष में वोट पड़ेगी। अगर सरकार के पक्ष में 272 वोट पड़ेगी तो इसका मतलब अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, और अविश्वास प्रस्ताव गिरने का मतलब है सरकार बच गई। लेकिन अगर सरकार के पक्ष में 272 वोट नहीं पड़ी, 271 भी होगी, 270 भी होगी, तो इसका मतलब है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और सरकार गिर जाएगी। मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। दूसरी कंडीशन मान लेते हैं हम, अविश्वास प्रस्ताव लाया विपक्ष, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया, यानी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। तो ऐसी परिस्थिति में अगर एक बार हम अविश्वास प्रस्ताव ले आए तो दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए हमें कम से कम 6 माह का अंतराल देना होगा, 6 महीने का गैप देना होगा। 6 महीने के बाद ही दूसरा अविश्वास प्रस्ताव हम ला सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए सारी चीजों को हम लिखते हैं क्रमवार तरीके से। तो यहां पे हम लिखेंगे बच्चों अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और इसे लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की सहमति चाहिए। उसे लाने के लिए कम से कम 50
सदस्यों की सहमति चाहिए। 50 सदस्यों की सहमति चाहिए। पचास सदस्यों की सहमति चाहिए। यानी कि यदि अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कम से कम लोकसभा के 50 सदस्य सहमत होंगे, तो उसके बाद यह अविश्वास प्रस्ताव बच्चों लाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट हम लिखते हैं, इसी संबंधित लिखेंगे, यदि अविश्वास प्रस्ताव यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। सरकार गिर जाती है। यानी इसका मतलब यह बच्चों कि जो हमारी मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा। अगला बिंदु लिखते हैं बच्चों, यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता, यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता, यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है, यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो सरकार बच जाती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो सरकार भैया गिरेगी, और अगर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो सरकार हमारी क्या हो जाएगी, बच जाएगी बच्चों। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आइए उसके बाद अगला बिंदु लिखते हैं हम, एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद दूसरा प्रस्ताव 6 माह बाद लाया जाएगा। इसका मतलब यह बच्चों कि यदि एक बार अविश्वास प्रस्ताव आया और वो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया, तो इस परिस्थिति में अगर हमें दोबारा फिर लाना है तो दोबारा लाने के लिए हमें कम से कम बच्चों 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, और 6 महीने बाद ही वो अविश्वास प्रस्ताव बच्चों लाया जा सकता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसी के साथ बच्चों आप इसे नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से रफ करके हम अगले प्रस्ताव की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं, इसे रफ करते हैं। चलिए बच्चों, अब बच्चों जो हमारा अगला प्रस्ताव होगा वो होगा हमारा विश्वास प्रस्ताव। ये तो क्या था बच्चों, अविश्वास प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव के बाद जो हमारा प्रस्ताव होगा बच्चों वो कौन सा होगा, विश्वास प्रस्ताव होगा। अब बच्चों अगर विश्वास प्रस्ताव की हम बात करें तो बच्चों विश्वास प्रस्ताव भी जो लाया जाता है बच्चों वो लोकसभा में लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव भी कहाँ लाया जाएगा बच्चों, लोकसभा में ही लाया जाएगा। लेकिन विश्वास प्रस्ताव की जो खास बात है वो खास बात यह है कि जो विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा बच्चों, उस विश्वास प्रस्ताव को लाने का जो काम करेगी बच्चों वो कौन करेगी, खुद सरकार करेगी, खुद सत्ता पक्ष करेगा। और अगर विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार क्या होगी, बनी रहेगी, और अगर विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो सरकार
गिर जाएगी। वहां पे उल्टा था, वहां पे अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो सरकार गिर गई, यहां विश्वास प्रस्ताव अगर पारित हुआ तो सरकार बची रहेगी बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चीज को क्या है। एक बार चलो फिर समझा देता हूं, उसके बाद फिर से लिखवा दूंगा। देखिए, हमें पता है सरकार बनाने के लिए बहुमत जो हमें चाहिए बच्चों, वो कहाँ चाहिए? लोकसभा में। और लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 543, और 543/2 + 1 ये हमारा बहुमत है। तो हमने मान लिया 272। ठीक है, 272। अब मान के चलो कि 2019, तो ही हम ले लेंगे। 2019 में बहुमत प्राप्त हुआ बीजेपी को, और बीजेपी को 300+ सीट प्राप्त हुई। सरकार बनाने के लिए चाहिए थी 272, यानी कि बहुमत के करीब है, बहुमत से ज़्यादा है आपका। तो अगर हम बात करें तो इन 300 एमपी ने मिलकर आपस में तय करा कि वाराणसी से एक एमपी है नरेंद्र मोदी, हम उसे प्रधानमंत्री के तौर पर बनाना चाहते हैं। तो भैया इन 200 कम से कम 272 एमपी के साइन चाहिए। उन एमपी ने क्या कर दिए? साइन कर दिए। और प्रधानमंत्री उस लेटर को लेके किसके पास चला गया? राष्ट्रपति के पास चला गया। राष्ट्रपति ने उस लेटर के बिहाफ पे उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी। हो सकता है वे जो साइन है उनमें कुछ के फर्जी हो सकता है कुछ जो साइन है, सिग्नेचर है, वो दबाव में कराए गए हो, कुछ साइन दबाव में कराए गए हो। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा? जब सरकार का गठन हो जाएगा तो उसके बाद वो सरकार को कहेगा, मंत्रिपरिषद को कहेगा कि आपको विश्वास मत हासिल करना है, यानी कि आपको ये दिखाना है कि आपके पास बहुमत है, आपके पास बहुमत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे। तो संसदीय प्रस्ताव में जो हमारा अविश्वास प्रस्ताव है, तो आइए देखते हैं इसमें भी। इसमें लिखेंगे विश्वास प्रस्ताव, सत्ता पक्ष के द्वारा, विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। हो गया? विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है, और ये विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है आम चुनाव के बाद, यानी जो लोकसभा के चुनाव होंगे। ठीक है, आम चुनाव के बाद इसे एक बार अनिवार्य रूप से लाना होता है। एक बार अनिवार्य रूप से लाना होता है। यानी ये कह रहा है कि ये आम चुनाव जो लोकसभा का चुनाव होगा, उस एक चुनाव के बाद अनिवार्य रूप से लाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखेंगे हम बच्चों। नेक्स्ट वन लिखेंगे विश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है, विश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद, यानी कि सरकार, यदि विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद बनी रहती है। अगर विश्वास प्रस्ताव बच्चों पारित हो गया तो सरकार क्या बच्चों? बनी रहेगी। लेकिन बच्चों अगर ये विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो सरकार को त्यागपत्र देना होगा, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। तो आइए उसे भी हम लिखते हैं। विश्वास प्रस्ताव पारित न होने की दशा में विश्वास प्रस्ताव पारित न होने की दशा में मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होता है।
मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। तो ये था बच्चों हमारा विश्वास प्रस्ताव। इसी प्रकार के बच्चों कई सारे प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, आर्थिक कटौती प्रस्ताव है। लेकिन उन प्रस्ताव के विषय में बच्चों आपसे नहीं पूछा जाता एग्जाम में, उन प्रस्ताव के बारे में नहीं पूछा जाता। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज जो पढ़ा वो संसद के सत्र पढ़ लिया, हमने संसद की जो कार्यवाही थी कि संसद की कार्यवाही किस प्रकार से चलती है वो पढ़ लिया, हमने बात कर ली कि जो संसद में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं उन प्रस्ताव के ऊपर भी बच्चों हमने चर्चा कर ली बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज जो है हमारा जो संसद टॉपिक है उसमें आज यही चीज पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए जय हिंद।